हेलो पार्टिसिपेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं ऑफ द ट्रेडमार्क रूल्स विच इज़ असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। स्टार्ट करने से पहले अब मैं ये बोलूँगी कि अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट अकॉर्डिंगली। प्लीज़ रिमेंबर कि आपको सेक्शंस उसमें जो नाम है और उसके अंदर जो जो कंटेंट है वो याद रहे, और साथ में कौन सा फॉर्म उसके साथ होगा ये आप याद रखिएगा। इसका नहीं हो तो एक टेबल बना लीजिए जिसमें कि आप एक साइड सेक्शन नंबर, उसके बाद उससे रिलेटेड चैप्टर का नाम और चैप्टर या सेक्शन का नाम कहूँ मैं, और उससे रिलेटेड जो फॉर्म है वो एक टेबल बनाकर उसको याद कीजिए। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे व्हाट इज़ असाइनमेंट या व्हाट इज़ ट्रांसमिशन, इस तरह का 250 वर्ड्स के अराउंड का आप याद करके रखिए। बिकॉज see, this is not a competitive exam where you have to like get more marks than your competitor. It's like you have to get this many marks. Once you get this many marks तो वो आपका आप क्वालिफाई हो जाएंगे टू बी एन एजेंट। तो ये एक दिमाग में रखते हुए उसी तरह का प्रिपरेशन कीजिए सो दैट यू क्रैक दिस एग्जाम। और आपको मतलब इस ऐसा करना है कि यू आर नोइंग ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। और सब्जेक्टिव में कुछ नहीं तो 250 वर्ड्स का है। अगर आपको वो चीज़ें आती हैं, वो टॉपिक आता है, हु इज़ रजिस्टर्ड यूज़र, अगर ये आता है, सेक्शन नंबर याद है, नेम याद है, फॉर्म याद है, उतना भी लिखते हैं तो आपका ये ऑलमोस्ट एक आंसर अच्छे से हो जाता है। सो फ्रॉम देयर दैट पर्सपेक्टिव आप इसको याद रखिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। चैप्टर 5 इज असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि असाइनमेंट तब जब मैं अपने राइट्स किसी और को बेच रहा हूँ, और ट्रांसमिशन तब जब मैं मर रहा हूँ तो मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल एयर हैं उनको ये पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है मेरे जो अपने एसेट्स थे। बिकॉज ट्रेडमार्क इज अ प्रॉपर्टी, तो वो एक एसेट है, तो वो मेरे बच्चों को वो ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज ट्रांसमिशन। So, section 75 of the rule says application for entry of assignment or transmission किस फॉर्म में करेंगे। देखिए, ये आप अगर लिखेंगे तो जो इसका सेक्शन नंबर है, आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड 40, वो लिखेंगे। उससे रिलेटेड जो टॉपिक का नाम है यानी सेक्शन का नाम है वो लिखेंगे, और वहां पे आप लिखेंगे TMP। नेक्स्ट इज केस अकम्पनिंग एप्लीकेशन। मैंने जब वो पढ़ाया था सेक्शंस में आपके बेयर एक्ट में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि इसके साथ में आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। लगेगा डीड्स लगेगा, आपका अगर ट्रांसफ़र हुआ है किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ है वो लगेगा, और उसके जो बाकी इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो सारे लगेंगे। और मतलब आपको वो ट्रांसफ़र हो रहा है इस बात का प्रूफ लगेगा, और वो ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा। इसके बाद कहता ये कि जब आप एप्लीकेशन डाल देते हैं तो 3 महीने के अंदर जो है वो आपको डिस्पोज ऑफ कर देगा रजिस्ट्रार। मैंने बहुत असाइनमेंट्स तो नहीं किए हैं, पर जितने भी किए हैं मैं आपको ये बात बताऊं कि तुरंत तो नहीं होता। ये 3 महीने बोलते हैं पर वो 3 महीने होता नहीं है। वो छोड़ देते हैं उसको भेज के कि आपको कोई अपोजिशन है क्या जिनके नाम पर पहले रहा था। फिर वो काफ़ी दिन तक वेट करते हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मानो, और उसके बाद फिर वो देखते कि नहीं इसमें कुछ नहीं, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, तब फिर जाकर वो आपके नाम पे ट्रांसमिट और असाइन कर देते हैं। दिस इज व्हाट इट इज़। प्रूफ ऑफ टाइटल ऑब्वियसली आपको लगेगा, उसके साथ में वेरासिटी ऑफ एनी स्टेटमेंट और एनी डॉक्यूमेंट फर्निश्ड वो जो है वो डालेंगे। और जो रजिस्ट्रार है अगर उसको लगेगा कि नहीं भैया जो आप दे रहे हैं ये उतना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और भी देना पड़ेगा एज एन एडिशनल प्रूफ, तो रजिस्ट्रार मांग सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार को ये फीलिंग आ जाए कि जो आप डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही नहीं है, फर्जी है, तो वो उसको इम्पाउंड भी कर सकता है अंडर स्टैम्प एक्ट 1899। उसी तरह से रजिस्टर करके आपको करेगा कि नोटिफाई करेगा कि आपका ये गलत है। अगर ट्रांसमिशन ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया है तो फिर नॉर्मल सर्कमस्टांस में रजिस्ट्रार नहीं करता है जो कि पैसा बाहर जा रहा है उसमें, जब तक कि जैसे वहाँ का जो लॉ है, वहाँ की जो अथॉरिटी है उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ की अथॉरिटी ने कह दिया हाँ ठीक है।
आपके पास वो गया तो उसके बाद वो इसमें दो तरह के ट्रांसमिशन असाइनमेंट है, आपको याद होगा, एक गुडविल के साथ और एक गुडविल के बिना। कुछ में है कि रजिस्टर्ड है और गुडविल के साथ, अनरजिस्टर्ड है और गुडविल के साथ। तो यही सिचुएशन ये सेक्शन 80 बता रहा है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रार्स डायरेक्शन एज टू एडवर्टीजमेंट ऑफ एन असाइनमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क विदाउट गुडविल ऑफ द बिजनेस, जो कि सेक्शन 42 में बताया गया था। तो इसमें भी अगेन ये जो फॉर्म TEMP डाला साथ में, और उसके बाद उसमें जो इतने पर्टिकुलर्स चाहिए वो डाला, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसका भी आप पर्टिकुलर्स डालिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड के साथ ही गुडविल ट्रांसफर होता है, तो वो उसको डालिए। और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये इन्होंने जो डाला है डॉक्यूमेंट सही है, तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। तो रजिस्ट्रार में रिफ्यूज टू कंसिडर सच एन एप्लीकेशन जिसमें कि सेक्शन 41 अप्लाई हो रहा है। तो ये वही है कि गुडविल जो है उनका मतलब वो लिमिटेशंस हो गई है उनकी, है ना, कि इतने इसी एरिया में इतने ही दूर के लिए है और वो उस पर अप्लाई हो रहा है और वो पूरे के लिए करवा रहे हैं, तो वो नहीं देंगे। फिर अगर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड मांग रहे हैं तो अगेन आप उसमें एक सब रूल के साथ में ये TMP भर सकते हैं। सेक्शन 81, एप्लीकेशन फॉर एंट्री ऑफ असाइनमेंट विदाउट गुडविल, जैसे मैंने कहा कि सेम प्रोसेस है, 75 जो है अप्लाई होता है, जो भी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको सुधा का एग्जांपल दिया था कि कोई है जो वो सुधा का पेड़ा बेच रहा है और आपको वो सुधा नाम दे रहा है और मिल्क प्रोडक्ट्स में दे रहा है, तो सेम क्लास में रहेगा, लेकिन वो कह रहा है कि पेड़ा तुमको नहीं बेचने देंगे, पेड़ा पे हमारा नाम अच्छा हो गया है, बट तुम इस सुधा नाम से तुम दूध बेचना चाहो, दही बेचना चाहो तो तुम बेच सकते हो। तो यहाँ पर वो किस क्लास में, किस गुड्स और सर्विसेज है, कौन सी चीज के लिए वो दे रहे हैं, ये कंसिडर करना बहुत जरूरी है। गुडविल के साथ अगर नहीं है तो एंड इफ बोथ दी सर्कमस्टांसेस सब्सिस्ट देन द एप्लीकेंट शैल लीव एट द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अ कॉपी ऑफ द डायरेक्शंस टू एडवर्टाइज द असाइनमेंट, की मतलब ये लिख दें कि भाई पेड़ा नहीं है इनके नाम पे, पेड़ा यहाँ सुधा पेड़ा ये ओन कर रहे हैं और बाकी जो है डेयरी प्रोडक्ट्स वो ओन करते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन जनरली ये होता नहीं है, पर क्योंकि तुम्हारा एप्लीकेशन ही हुआ है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ही हुआ है एक में, बट डिवीजन एंड सेपरेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो फूड प्रोडक्ट्स में मतलब सॉरी नॉट ओनली फूड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स में एक क्लास है और उसके साथ में मान लो वो कुछ कैंड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि उस पर्टिकुलर क्लास में नहीं फॉल करता है, तब वो कहेंगे कि आप अलग इसका एप्लीकेशन डालिए, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाइए, है ना, सेक्शन 82 में। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट और अप्रूवल एज टू सर्टेन असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन, इसमें कुछ कुछ ऐसे जैसे बता रहा है कि कोई कोई ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लिमिटेशंस हो गए हैं, आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए ही मिल रहे हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए मिल रहे हैं, सर्विसेज के लिए मिल रहे हैं, तो इस सब चीज़ों में जो है ना वो रजिस्ट्रार का अप्रूवल असाइनमेंट या ट्रांसमिशन के पहले लगता है, ठीक है। तो इसमें रजिस्ट्रार एविडेंस के लिए मांग सकता है कोई प्रूफ या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर नो ऑब्जेक्शन या एफिडेविट, ये सारी चीज़ें वो मांग सकता है कि भैया ये लेकर आइए और फिर आपके नाम पर वो होगा, क्योंकि ये सब ट्विस्टेड हो जाता है। मोस्टली लॉयर्स डोंट वांट टू गो इनटू दिस, वो रेकमेंड करते हैं कि आप इसके लिए अलग से ही रजिस्टर कर लीजिए या अलग से ही आप इसका एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर नहीं। सेक्शन 84, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ असाइनमेंट, इसमें जो आपका आपके नाम पर रजिस्टर हो गया एज एन असाइनमेंट, तो क्या क्या चीजें लगेंगी। अब असाइनी के नेम एंड एड्रेस रजिस्टर में, है ना, असाइनी के नेम एंड एड्रेस, असाइनमेंट का डेट, किस ट्रेडमार्क के लिए हुआ है या फिर कौन सा डिस्क्रिप्शन है, बेसिस अंडर विच द असाइनमेंट इज बेस्ड मेड, मतलब डीड डाला था या क्या हुआ, तो सारी चीज पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, और जिस दिन एंट्री हुई रजिस्टर में वो डेट। सेक्शन 85, रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट टू अ कंपनी अंडर सेक्शन 46, अभी जस्ट आपने उसमें 46 पढ़ा होगा जो कि रजिस्टर्ड यूजर रिलेटेड है, मतलब याद होगा आपको, मैंने डिस्कस किया था कि जैसे प्रोमोटर्स हैं और वो प्रोमोटर्स जो हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया, बट अभी उन्होंने कंपनी तो नहीं बनाई पर उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर किया, फिर वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कंपनी को एज अ कंपनी,
अब वो रजिस्टर हो गई है और अब ये प्रोमोटर का सीन नहीं रह गया, यानी देयर इज नो प्रोमोटर राइट नाउ। अब जो उन्होंने लिया था अपने नाम पर एज अ प्रोमोटर, अब वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? अब यहाँ पे वो ट्रांसफर कर रहे हैं ना कंपनी को, और कंपनी हो गई अब रजिस्टर्ड यूजर। तो ये सेक्शन 46 में हुआ। The period within which a company may be registered as subsequent proprietor of a registered trademark upon application made under Rule 75, जो हमने अपने पढ़ा था, क्या है? 6 months from the date of advertisement in the journal of the registration of trademark, है ना? ये चीज उसमें आपको याद होगा, मैंने उसमें भी डिस्कस करके बताया था कि जब प्रोप्राइटर ने अपने नाम पर किया और अब वो कंपनी बन रही है, तो प्रोप्राइटर टू कंपनी के बीच में 6 months का पीरियड होना चाहिए, तभी वो उनके, मतलब नॉट ओनली दैट, यू आर अप्लाइंग फॉर देम एज अ रजिस्टर्ड यूजर, तो फिर वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी फॉर्म टीएमपी में अप्लाई करना पड़ेगा और उसको वो एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वी स्टॉप ओवर हियर विद चैप्टर 5 और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 6 करेंगे, रजिस्टर्ड यूजर्स। ओके, थैंक यू।